जब तक शेर अपनी कहानी खुद लिखना नहीं सीखेंगे, तब तक शिकारी अपनी कहानी में खुद को महान बताते रहेंगे। मुझको मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते। जान हथेली पर रखकर बोल रहा हूँ जो सच, उसको ये अखबार नहीं लिख सकते। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक रावत आपके साथ में और आप देख रहे हैं गढ़वाल एक्सप्रेस। दोस्तों, आज जो ये लालढांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग का मुद्दा है, आज हम इसको शुरू से लेकर इसकी पटकथा देखेंगे कि क्या इसमें कार्रवाई हुई है, कि किसने की, कहाँ से ये मामला शुरू हुआ और आज तक इस पर क्या हुआ और किसने कार्रवाई की। हम ये नहीं बताना चाह रहे हैं कि हम किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं हैं, किसी पार्टी के पक्षधर नहीं हैं, परंतु जो कागज़ कहेंगे उसको मानना तो पड़ेगा ही, क्योंकि कागज़ों से ही ये शासन प्रशासन चलता है, ये तंत्र चलता है और कागज़ को ही यहाँ पर सबूत के तौर पर देखा जाता है। तो आज आपका ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पर मैं कुछ बातें या कुछ डॉक्यूमेंट लेके आया हूँ, कुछ तथ्य लेके आया हूँ और उन तथ्यों पर मैं बात करूँगा। उन पर समय समय पर कब क्या हुआ, किसने कार्य किया, कौन मंत्री था, कौन क्या कर रहा था, कौन विधायक था, ये सब चर्चा हम करेंगे लालढांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग पर। आप देख रहे होंगे कि लालढांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग के लिए विगत 28-29 दिनों से धरना चल रहा है कोटद्वार के चिल्लरखाल एरिया में। अब वहाँ पर यहाँ के एक स्वतंत्र पत्रकार हैं श्री प्रवीण थापा जी, वो बैठे हुए हैं। 28 दिन तक वो यहाँ पर बैठे, धरना दिया, जनता ने उनका समर्थन किया, एक रैली भी निकली, बहुत हुजूम निकला, जनाक्रोश हुआ और मालवीय उद्यान पर उसका पटाक्षेप भी हुआ। उसके बाद होता क्या है कि फिर यहाँ पर 3 दिन के भूख हड़ताल पर भी बैठते हैं वो और श्री प्रवीण थापा जी और यहाँ के कोटद्वार के निवासी एक गायक कलाकार संजय सिंह रावत जी। 3 दिन की भूख हड़ताल के बाद वहाँ पर राजा राम अंथवाल जी आ जाते हैं और राजा राम अंथवाल जी आमरण अनशन की घोषणा कर देते हैं। और 3-4 दिन हो चुके हैं उनको वहाँ पर बैठे हुए आमरण अनशन करते हुए, परंतु यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है कोई वहाँ पर उनकी सुध लेने के लिए नहीं गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लालढांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग का टॉपिक के जो भी है कि शुरुआत से लेकर इस पर क्या कार्य हुए, कहाँ तक धरातल पर वो कार्य पहुँचे और अगर रोक लगी तो उसका निवारण कौन करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात शुरू होती है वर्ष 2003 से। वर्ष 2003 में यहाँ कोटद्वार के जो विधायक थे वो थे श्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी। तो यहाँ पर इसमें कार्यवाही की शुरुआत होती है कि इस पर काम किसने कराया, किसने नहीं कराया। तो 2003 से जब शासन शुरू हुआ तो शासनादेश श्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी लाते हैं, यहाँ पर करवाते हैं। शासनादेश आता है, शासनादेश संख्या 77/2003-104। अब ये शासनादेश कहता है कि कोटद्वार लालढांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग प्रथम चरण 91.50 लाख रुपए का जो राशि होती है 13 किलोमीटर के लिए स्वीकृत कराया जाता है। ठीक, ये हो गई 2003 की बात। अब ये स्वीकृत राशि का उसके आगे का काम शुरू होता है फिर, और शुरू होता है यहाँ पर इस मोटर मार्ग को बनाने की पटकथा। अब वर्ष 2005 में यहाँ पर ईपीआई कंपनी के साथ वन मार्गों को सुदृढ़ीकरण के लिए एक एमओयू तैयार होता है, यानी कि एक अनुबंध तैयार होता है। ईपीआई कंपनी के साथ में अनुबंध होता है। ईपीआई कंपनी जानकार कंपनी है जो कि ऐसे वन मार्गों के अंदर का जो सड़क निर्माण का कार्य होता है वो करवाती है। 2006 की बात आती है। फिर आता है वर्ष 2006 में जो काम होना है वो होता है लालढांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग के लिए अपर प्रमुख सचिव उत्तराखंड द्वारा शासनादेश संख्या है 778/12-10-2 दिनांक 3/7/2006 को निर्माण के लिए आदेश जारी कर दिया जाता है। अब आदेश तो जारी हो जाते हैं और मोटर मार्ग की कुल लंबाई होती है 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर वन निर्माण के लिए जो डीपीआर की लागत होती है वो होती है 278.90 लाख बनाई जाती है। ठीक, अब उसके बाद
ईपीआई की जो कंपनी होती है, ईपीआई कंपनी है, उसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू होती है और ये टेंडर ईपीआई कंपनी को मिल जाता है। अब ईपीआई कंपनी को जब अनुमति प्रदान हो जाती है 2006, अब आता है वो वर्ष 2007। अब 2007 में फिर से कोटद्वार में विधानसभा चुनाव होते हैं और यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो जाता है। सत्ता परिवर्तन जब हो जाता है तो कोटद्वार की विधानसभा में विधायक बनते हैं श्री शैलेंद्र सिंह रावत जी। अब जब 2007 में उनका कार्यकाल शुरू होता है 2007 से, तो मई जून 2007 में भाजपा सरकार द्वारा लालडांग चिलरखाल मोटर मार्ग के निर्माण पर मौखिक रोक लगा दी जाती है। सर्वप्रथम मौखिक रोक लगती है। फिर उसके बाद वर्ष 2007 में 9वें महीने में 2007 में एक शासनादेश आता है 4465/X-2-2007-9। ये शासनादेश संख्या होती है और ईपीआई कंपनी को उक्त मोटर मार्ग पर निर्माण न करने के आदेश जारी हो जाते हैं। मैं साथ साथ में आपको यहाँ पर आप वो देख सकते हैं जो शासनादेश है। तो 2007 में 9वें महीने में इस पर रोक लग जाती है ईपीआई कंपनी पर। और अफसोस इस बात का है कि वर्ष 2007 से लेकर 2012 तक भाजपा के कार्यकाल में इस मोटर मार्ग पर कोई कार्य नहीं होता है। कोई कार्य हमें अभी तक कोई कागज़ हमें नहीं मिला जिसको हम आपके समक्ष दिखा सकें, और जो कागज़ मिलते हैं तो हम वो कागज़ आपके लिए ढूंढ के लाते हैं आरटीआई के माध्यम से। जब हम आरटीआई लगाते हैं इस पर तभी हमें वो जानकारियाँ मिल पाती हैं, अन्यथा हमें जानकारी देने के लिए कोई नहीं देता है। हमें खुद के दम पर ये जानकारियाँ लानी पड़ती हैं। लगता है दुर्वासा ऋषि का श्राप इस कदर हावी हो गया है इस कोटद्वार पर कि न तो कर्णाश्रम का विकास होता है न कोटद्वार का विकास होता है। और शायद ये दुर्वासा ऋषि का वो श्राप है जो अभी तक अमिट छाप अपनी बनाए हुए है। क्या कहें कि कोई क्या कार्य करेगा और क्या नहीं करेगा। समय समय पर लोग तो कहते रहते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, परंतु ये कागज़ कहते हैं, असलियत में ये कागज़ कहते हैं कि किसने क्या किया। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, परंतु अफसोस की बात है कि 2007 से लेकर 2012 तक लालडांग चिलरखाल मोटर मार्ग के विषय पर कोई कार्य नहीं हुआ है, कोई कार्य नहीं हुआ। और ये हकीकत है, और ये हकीकत आपको सहन करनी पड़ेगी, कोटद्वार की जनता को सहन करनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा। आज आप अपनी आंख नाक कान खोलिए और समझिए कि कब कब किस साल में किस समय पर किसने क्या किया और क्या नहीं किया। बहरहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है वक्त 2012 का। 2012 में फिर से एक बार कोटद्वार विधानसभा के चुनाव होते हैं और फिर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ जाती है, यानी कि कोटद्वार से सुरेंद्र सिंह नेगी जी एक बार फिर चुनाव जीतते हैं और यहाँ के विधायक बनते हैं। अब 2012 में श्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी विधायक बनने के बाद पुनः एक बार और प्रयास करते हैं कि इस लालडांग चिलरखाल मोटर मार्ग के लिए काम किया जाए, और वो काम करते भी हैं, क्योंकि फिर पुनः प्रयास करते हैं अपना और उसके बाद कार्य करते हैं कि इस मार्ग को बनाने के लिए सहमति जुटानी सबसे बड़ी बात हो जाती है। और मामला आता है भारत सरकार की जो गाइडलाइन के तहत स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड का जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं, उसके द्वारा इस मार्ग पर सहमति बनाने के लिए फिर से कार्य करते हैं। अब 2012 से लेकर 2014 तक इस मार्ग को बनवाने के लिए सहमति जुटाई जाती है, कराई जाती है, और फिर से 2014 दिसंबर 2014 में जिसके तहत लालडांग चिलरखाल मोटर मार्ग की फ्लाईओवर यानी कि एलिवेटेड मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ली गई, जिसकी लागत थी 418.30 लाख रुपए, यानी कि 4,18,30,000 रुपए। अब जिस तेज़ी से इस पर कार्य करवाया गया उस समय पर डीपीआर शासन प्रशासन को भेजी गई, जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो 2 साल बीत जाते हैं और समय आता है वर्ष 2016 का। 2016 को शासनादेश जारी होता है एक, जो शासनादेश संख्या है 3031/1111 27/10/12 के द्वारा मोटर मार्ग निर्माण हेतु 706.6 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की जाती है, यानी कि 7,06,60,000 की स्वीकृति प्रदान की जाती है और लोक निर्माण विभाग पौड़ी द्वारा निविदा आमंत्रित की जाती है, यानी कि टेंडर आमंत्रित किए जाते हैं और 15/12/2016 को खोल दिए जाते हैं, यानी कि टेंडर दे दिया जाता है। अब
जो 706 लाख रुपए की जो शासनादेश आते हैं, ये आपके सामने समक्ष मैं रख रहा हूँ। ये शासनादेश हैं और इस पर ये सहमति जताई जाती है कि हाँ, इस मार्ग के लिए अब इतने रुपए आवंटित किए जाते हैं और टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होती है और जो भी जिम्मेदारी कंपनी है वो इस पर कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। अब जो 22/11/2016 को जो ये शासनादेश प्राप्त होता है और स्वीकृति दी जाती है 706 लाख रुपए की इस रास्ते के लिए, इस मोटर मार्ग के निर्माण के लिए, तो कुछ महीने उपरांत ही वो वर्ष 2017 में फिर से एक बार कोटद्वार विधानसभा में चुनाव का दौर आ जाता है। अब चुनाव का दौर आता है तो फिर से चुनावी जो सरगर्मियां होती हैं वो तेज़ होती हैं और हर तरफ से, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो यूकेडी हो या चाहे वो कोई भी अन्य दल हो, उसकी ओर, हर पार्टी की ओर से जोर लगाया जाता है और कोटद्वार में जो चुनाव होते हैं विधानसभा के, उन पर बाजी मार के ले जाते हैं डॉक्टर हरक सिंह रावत जी। अब हरक सिंह रावत जी के विषय में ये बताना चाहेंगे कि वो उस समय पर बीजेपी पार्टी में थे और बीजेपी की पार्टी के जो वहाँ पर मुखिया थे प्रदेश के अंदर उस समय साल 2017 में, वो थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। यानी कि मुख्यमंत्री भी बीजेपी का और जो विधायक था कोटद्वार का वो भी बीजेपी का। उस समय ये दौर चल रहा था और अब बात यह आती है कि उस समय जो 2017 के बाद से लेकर अभी तक 2025 तक इस पर जो कार्य किए गए, बस आप जानते हैं कि क्या किए गए, क्योंकि समय समय पर डॉक्टर हरक सिंह रावत जी भी आते हैं और ये बताते हैं कि मैंने 80% इसमें काम कर दिया था। एक बयान उनका सोशल मीडिया पर बहुत चर्चित चल रहा है। इसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने 80% काम कर दिया था, परंतु जैसे ही उन्होंने श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को ये बताया कि मैंने 80% काम कर दिया है, उन्होंने तुरंत रोक लगा दी इस मोटर मार्ग पर। ये हमारे वचन नहीं है, ये कथन है डॉक्टर हरक सिंह रावत जी का। अब उसके बाद आप सोचिए कि 2017 के चुनाव होते हैं, हरक सिंह रावत ने जो भी काम किया इसके लिए सबको पता है कि क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ, कितना हुआ, कितना नहीं हुआ। और 2017 में ये तो डॉक्टर हरक सिंह रावत बनते हैं विधायक कोटद्वार के, और 2019 से इस पर रोक लगी हुई है। अब एक बात बताइए कि इस पर रोक लगाने वाला कौन? सबसे गंभीर सवाल और सबसे मेन प्रमुख सवाल ये कि इस पर रोक लगाने वाला कौन वो है जिसको यहाँ इस रोड के लोगों की भावनाओं से, इस रोड से दिक्कत है, परेशानी है, जिसको इतना लगाव है कि किसने ये कार्य ऐसा करना था, किसने वैसा करना था, परंतु जनता तो पिसती जाती है। तो एक फ़ोटो और दिखाना चाहूँगा जो वर्ष 2016 की कटिंग है। 2016 में यहाँ पर हरीश रावत जी आए थे और हरीश रावत जी ने शिलान्यास भी किया था इस मोटर मार्ग का। ये उस समय के अखबार की कटिंग है जो हमें किसी हमारे श्रोता ने उपलब्ध कराई है और कहा है कि आप इसको ज़रूर दिखाएं। आप सोचिए कि 2016 में जिस मार्ग का शिलान्यास हो जाता है, उद्घाटन हो जाता है, उस मार्ग को अभी तक बनाया नहीं जाता है। और क्यों कर ये मार्ग नहीं बना, कौन सी ऐसी अड़चनें आई, कौन इस पर अड़ंगे डाल रहा है, ये तो जनता जनार्दन बहुत अच्छे से जानती है। परंतु हमारा सवाल ये कि वर्ष 2003 से शुरू हुई ये पटकथा आज 2025 तक भी अधूरी रह गई है। ये जो शासनादेश हैं हम आपको दिखा रहे हैं, ये समय समय पर जिसने कार्य किए हैं वो है, और जिसने कार्य नहीं किए, जो बेफजूल की बातें करते हैं कि हमने कार्य कर रहे हैं, हम इसके लिए कार्य कर रहे हैं, हम अब करेंगे तब करेंगे, बातें जो जनता के मुद्दे होते हैं, जब वो एक पाइपलाइन के अंदर जाते हैं तो वो कहीं, जब एक बार अंदर चले जाते हैं तो वो बन के ही निकलते हैं। तो माननीय, हाथ जोड़कर विनती और हाथ जोड़कर आवेदन आपसे कि आप बगल वाले वार्ड में तो आते हैं वहाँ पर जहाँ पर चिल्लर खाल मोटर मार्ग के लिए धरना हो रहा है, परंतु आप इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं आप कि वहाँ पर जाकर दो शब्द जनता को बोल सकें और ये कह सकें जो बातें आप अपने वीडियो में कहती हैं कि भाई मैं इसको करूँगी, मैं इस मोटर मार्ग के लिए काम करूँगी, मैं इसको आगे बढ़ाऊँगी। इतना ही तो कहना है मात्र, और कहना ही क्या है, परंतु आप नहीं जाते हैं वहाँ पर। अंत में दो शब्द कहकर अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा कि हम बुरे थे, बुरे हैं और बुरे रहेंगे। आप अच्छे हैं ये जानकर बहुत खुशी हुई। गलत का विरोध खुलकर कीजिए, फिर चाहे वो राजनीति हो या समाज।
इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड दोस्तों।